तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल, और इसका हम पाठ 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस पाठ को मैं पूरा आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। साइट पे विजिट कर लेना। वेबसाइट का नाम है cclchapter.com। तो चलो शुरू करते हैं। अभी समझना इसको, बहुत आसान है। इस चैप्टर की इस बुक की जो बाकी की वीडियोस हैं, और साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब राष्ट्र का तो पता ही आपको, अर्थव्यवस्था का भी पता है, और जीवन रेखाएं ये क्या होती है कि हमारा जो देश है वो जिंदा है कैसे, मतलब किस तरीके से हमारे देश का जीवन यापन हो रहा है, मतलब कौन से तरीके हैं, कैसे हम सरवाइव कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें। वो खास तौर पे हम यहाँ पे परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, बस ज्यादा और अलग इससे बाहर ज्यादा नहीं जाएंगे हम। मेन खास जो हमारा ध्यान रहेगा वो है परिवहन के साधनों के ऊपर। तो देखते हैं अब परिवहन के साधन। हमें क्या हुआ, हमें जो है ना किसी सामान की जरूरत पड़ गई, लेकिन उसको मंगाना था, हमें बाहर कहीं से भी मंगा रहे हो तो हमें जो है बहुत सारे अलग अलग माध्यम के ऑप्शन खुल के आए कि ये लो ये लो ये लो, कंफ्यूज हो गए कौन सा ले। तो हमने पहले उनके बारे में ढूंढा कि क्या फायदा किसका है, तो उसी को बताता हूं मैं भी। तो पहले नंबर पे हमने सोचा यार चलो भूमि वाला ले लेते हैं, जिसको हम स्थल बोलते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर चलना। तो यहाँ पे हमें पता चला यार 3 तरीके के परिवहन होते हैं, एक तो सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, एक पाइपलाइन। पाइपलाइन में तो इंसान जाता नहीं है। ये पाइपें होती हैं जिसके अंदर से जो है पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बचे हमारे पास रेल परिवहन, सड़क परिवहन। अब हमने देखा यार रेल तो मतलब अपने ट्रैक पे चलेगी, वो जो रेल की पटरी होती है तो उसी के ऊपर चलती रहेगी, वो ऐसा तो है नहीं हमारे घर तक आएगी। तो हमें समझ में आया हमें सड़क परिवहन ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। सड़क परिवहन ज्यादा अच्छा लगा ना आपको। अब सड़क परिवहन को पता देखा हमने, सड़क परिवहन में क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो हमें ये सबसे अच्छा फायदा हमें मिला कि ये घर तक सुविधा दे रहा था, हमारे घर के पास आके ये हमें दे रहा था सुविधा, सामान घर तक पहुंच पा रहा था। अब हमने जैसे इनके बारे में जानकारी निकालनी शुरू की तो हमें पता लगा कि जो सड़क परिवहन है उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, और वो सड़कें जो है अलग अलग प्रकार की होती है। चलो जानते हैं कुछ सड़कें। जो कि पहली जो सड़क है हमारे पास में वो कौन सी है, वो है आपकी स्वर्णिम। तो उसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये राजमार्ग वो रास्ते होते हैं, 2 तरीके से हमने बांट रखा है, कुछ को रास्तों को हम सड़कें बोलते हैं और कुछ को हम राजमार्ग बोलते हैं। फर्क क्या होता है, जिनकी वैल्यू मतलब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही लंबे रास्ते जिनको बोल सकते हो आप, उनको हम बोलते हैं राजमार्ग। अब जो सबसे बड़ा था वो था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये वो रास्ता है भारत का जो एक राज्य से लेके और दूसरे, मतलब राज्य नहीं बोल सकते हम, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाता है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूरा देश को जोड़ के रखता है ये। और यहाँ पे बता रखा है उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ये पूरा रास्ता, इतना लंबा रास्ता एक ही सड़क के ऊपर से जाता है, इतना लंबा रास्ता बना रखा है इन लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। वैसे ही उधर गुजरात से आसाम तक का है। अब ये तो था चलो ठीक रही यार। और इसको जो है NHAI यानी कि जिसको हम बोलते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ये कोई कमेटी होती है जो मेंटेन करती है, और इसको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम से बहुत कम पूछे जाते हैं। बट हाँ, आपको पता तो होना चाहिए इस चीज के बारे में। अब जो सबसे, इसको आप यूज भी बहुत कम करते हो वैसे, लेकिन जो बड़ा रास्ता था वो था राष्ट्रीय राजमार्ग।
कौन सा राजमार्ग? राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय राजमार्ग आपको लगा होगा राष्ट्र का होगा, मतलब उसमें इसमें क्या फर्क हो गया फिर? तो ये जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये वो रास्ता होता है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? एक राज्य को दूसरे राज्य से। अब भारत में राज्य ऊपर नीचे कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं ये, लेकिन जो भी जितने भी राज्य है जो फिक्स है उनको आपस में जोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग बुलाते हैं। अब इसका जो निर्माण है, निर्माण तो अब सड़कें हैं तो खराब तो होंगी चाहे कैसी भी हो, तो इसको जो मेंटेन करती है जो कंपनी, उसका हम बोलते हैं CPWD। क्या नाम है? CPWD। देखो काम जो है मेन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है, और इसकी जो सेंटर लेवल है, मतलब देश का जो सेंटर है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, वो इसको मेंटेन करती है। अब जो है अगला आता है जो बता रखा है यहाँ पे कि जो NH1 है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है वो दिल्ली से अमृतसर है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, दिल्ली से अमृतसर तक है, जो कि काफी लंबे रास्तों में से एक है। और आपको बता दें जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई से के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। मतलब समझ गए ना, वाराणसी से कन्याकुमारी, काफी लंबा रास्ता हो गया, और ये पूरा कनेक्ट करता है। अब इसके बाद में आता है अगला, वो है राज्य राजमार्ग। कौन से राजमार्ग है ये? राज्य वाले। देखो हमने कनेक्शन बताऊंगा मैं कैसे याद कर सकते हो आप इनको। अगला आता है राज्य राजमार्ग। अब ये राजमार्ग कौन से होते हैं? राज्य वाले। ये अब देखो हमने ये क्या किया, इसमें पूरे देश को कनेक्ट कर दिया, पूरे देश को एक रास्ते पे जोड़ दिया। अब देश का क्या करें यार, जाना तो हमें डिस्ट्रिक्ट में था, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जाना तो हमें उनके राज्यों में था, किसी एक राज्य में जाना है, तो हमने क्या किया, राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए जो एक राज्य से, मतलब अब ये तो सीधा चला गया देश का। थोड़ा मैप बनाता हूँ, समझाता हूँ आपको क्या सीन चल रहा है इनका। ऐसा सा कुछ मैप होता है हमारा भारत का, दो की बहुत टेढ़ा बना दिया मैंने, है ना? अब अच्छा लग रहा है। अब ये जो हाईवे है जो स्वर्णिम वाला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये ऐसे जाता है, बस ऐसे जाता है। लेकिन जो राज्य यहां बच गए, जो पोर्शन यहां बच गया, तो यहां तक भी तो पहुंचना है भाई हमको, कैसे? तो इनके लिए हमने बनाए राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि राष्ट्र को, मतलब राज्यों को जोड़ सकते थे। उसके बाद में बात आई राज्य राजमार्ग की। अब राज्य तो जुड़ गए आपस में, लेकिन हमें पता लगा यार राज्यों में तो बहुत सारे जिले होते हैं, अभी कौन से जिले में जाना हमको, है ना? तो उसके लिए हमने क्या, जो रास्ते बने हैं जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं राज्य राजमार्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्य राजमार्ग। समझ में आ गया आपको? और ये भी बहुत सारे हैं, इनकी तो गिनती नहीं है। लेकिन राज्य से काम नहीं चला। अब एक राज्य के अंदर 20, 30, 50 कितने ही जिले हैं, और उन जिलों से अगर आपको कहीं और जाना पड़ जाए, एक होता है हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है ना? तो जिसको जो राजधानी तक जोड़ता है उसको हम बोलते हैं जिला मार्ग। वैसे राज्य जो मार्ग है आपका, ये PWD के अंदर आता है। इसको जो बनाने का काम है वो PWD का है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, जो कि लो लेवल की ब्रांच होती है CPWD की। अब जो है अगला जो हमारे पास में रास्ता आ रहा है वो है जिला मार्ग। कौन सा रास्ता है? जिला मार्ग। अब ये जो जिला मार्ग है इसका क्या सीन है? ये देखो इसमें जिले जुड़ गए, राज्य वाले में एक जिले से दूसरा जिला जुड़ गया, तो जिले वाले में क्या जुड़ेगा? कुछ तो जुड़ता होगा ना उसमें। तो जो जिला राजमार्ग है उसके अंदर जो राज्य की राजधानी है, जिले से एक सीधा रास्ता राजधानी तक जाता है। जैसे अभी हरियाणा से हूं मैं, तो किसी भी शहर से ले लो आप, हर शहर से कोई एक थोड़ा बहुत कर्वी रूट हो सकता है या फिर कैसा भी, लेकिन एक स्ट्रेट सा रूट आपको मिल जाएगा जो राजधानी चंडीगढ़ तक जाता होगा।
अब अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीन होता है ऐसे ही, लेकिन वो ज्यादातर जो है वहां तक जाता है। अब इसके अलावा कुछ आती हैं अन्य सड़कें, लिखूंगा नहीं अभी, बोर्ड पे भर गया है, समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य सड़कें मतलब फालतू की सड़कें। उसमें क्या होता है, एक गांव से दूसरा गांव जुड़ गया, गांव से ये वो ऐसे फैल जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, जिला मार्ग जो होता है वो गांव तक भी पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रास्ता बना दिया बस पहुंच जा राजधानी तक, ऐसे नहीं होता। वो गांव के थ्रू होता हुआ जाता है कि किसी गांव से, मतलब जो गांव है उसकी बॉर्डर लाइन तक जाता है बस वो। लेकिन जो बॉर्डर लाइन के अंदर जो गलियां बनी होती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको हम अन्य सड़कें बुलाते हैं। समझ रहे हो ना। जिला मार्ग के अंदर राजधानी तक जाने का रास्ता होता है, उसके अलावा जो गांव है उनको लिंक करता है ये। और ये जो है आपका, ये बना था आपका प्रधानमंत्री योजना थी कोई, और उसके तहत ये बना था अन्य सड़कें, मतलब गांव के अंदर जो सड़कें वड़कें बनती हैं वो बनती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत, जो कि 2005 में बनी थी। जब ये बुक बनी थी उस टाइम पे बनी होंगी, अब पता नहीं कौन बनाता है, शायद वही बनाते हो। लास्ट आता है सड़कों के अंदर, वो है सीमांत सड़कें। सीमांत, सीमा, बॉर्डर लाइन जो होती है, देश की सीमाएं जो होती हैं जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, तो वहां की जो बाउंड्री लाइन जो सड़कें होती है जो बिल्कुल बॉर्डर पर चलती है, तो वो सड़कें भी तो बनानी पड़ती है। लड़ाई दंगे हो गए तो वहां पे जाना पड़ेगा, वहां के आसपास जो आदमी रह रहे हैं उनके लिए भी तो सड़कें चाहिए, तो उनको सड़कें मुहैया कराती है। लेकिन इसको जो है पीडब्ल्यूडी नहीं बनाता, सीपीडब्ल्यूडी नहीं बनाता, इसको जो है इनके लिए, सीमांत वालों के लिए एक अलग से हमने ब्रांच बना रखी है संगठन, जिसको हम बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। आसान सा नाम है, सीमा सड़क संगठन, जो देश के सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख का कार्य करता है। इसको 1960 में बनाया गया था, और ये इसका कार्य जो है उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। अब देखो समझो एक बात को, यहां से नीचे यहां तक तो पूरा समुंदर है, जो भी रास्ते बनने वो यहीं से बनने हैं बस इतने से, तो इसीलिए बोल रखा है उत्तर में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी उत्तरी पूर्वी में इलाके में ही सड़कें बनानी थी, तो वहां का ऐसे बना देते हैं। अब एक और पॉइंट आता है इसी के अंदर, सड़कों में सड़क घनत्व। क्या आता है, सड़क घनत्व। ये क्या होता है, ये सड़कें होती है किसी इलाके में कितनी सड़कें हैं उससे पता लगती हैं सड़क घनत्व से। ये टोटल जो एरिया होता है जो लेते हैं हम क्षेत्रफल, वो होता है 100 वर्ग किलोमीटर का। कितने का, 100 वर्ग किलोमीटर का। 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया लेते हैं हम, और मान के चलो ये वाला एरिया, ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर। अब इसके अंदर बहुत सारी सड़कें जा गई होती हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, इंटरलिंक होती है। अब ये जो सड़कें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सारी सड़कों की लंबाई कितनी है उसके हिसाब से पता लग जाता है। तो एवरेजली बताएं तो इनके हिसाब से 1996-97 में जो है 75 किलोमीटर की जो एवरेज थी भारत की जो सड़क घनत्व था, और उसके अलावा कहीं पे ज्यादा कम हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में 10 है और केरल के अंदर 300 से भी ऊपर गई हुई है सड़कें। और ये बहुत पुराना आंकड़ा है 1996-97 का। आज के टाइम पे तो सड़कें ही सड़कें हो रखी है, ज्यादा हो गया होगा आंकड़ा, लेकिन ये लोग पुराने हैं और बुक पुरानी है तो कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने अपडेट नहीं किया बुक को। अब जो है हमने सड़कों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रेल के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है रेल परिवहन। अब देखो रेल परिवहन क्या है, हमें सड़कें पसंद आ गई यार, बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन क्या हुआ, ये घर तक तो आ रही थी, लेकिन इस पे जब हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और इतना टाइम हमारे पास था नहीं। हमें पता लगा रेलवे आ चुकी है देश के अंदर, तो रेलवे क्यों ना फायदा उठाया जाए। रेलवे जो है बड़े बड़े शहरों तक, मतलब जिलों तक जाती है, शहर या जिले बोल सकते हो, वहां तक जाती है, और एक राज्य से दूसरे राज्य ऐसे जाती रहती है, और बड़ी ट्रेन भी होती है लंबे रूट की। तो वो जो है रेल परिवहन में क्या होता है, उसमें ज्यादातर आदमी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सबसे ज्यादा फायदा क्या है, एक तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो सस्ती होती है, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो मनुष्य है वो जाते हैं तो सस्ती पड़ती है इसकी टिकट वगैरह, और जल्दी भी पहुंचाती है। लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो बहुत ही लिमिटेड इलाकों में बिछी हुई है, ऐसा नहीं है पूरे देश में पहाड़ों के ऊपर कहीं पर भी बिछा दी, तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एरिया में इसको बिछाया गया है।
अब यहाँ पे बता रखा है बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब इनके स्टैट्स बताने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। 2000 पता नहीं कितने का चिपका रखा है इन्होंने, 2004 का। तो इतने पुराने में तो यार क्या ही बताऊं मैं आपको, कोई फायदा नहीं है। कितनी गाड़ियां बुग्गियां पता नहीं क्या क्या गिनवा रखा है इन्होंने, जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तक तो न जाने कितनी ही ट्रेन आ चुकी है और कितनी ही जा चुकी हैं। तो आप गूगल पे देख लेना वो चीज। तो ट्रेन का तो ज्यादा कुछ पंगा समझ में आया नहीं। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, देश का जो सबसे पहली जो रेल थी वो मुंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर उसने रास्ता तय किया था, और वो भी 1853 में। शायद धुआं धुआं करके चली होगी, चिल्ला रही होगी ट्रेन मेरे ऊपर, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम। अब जो है रेल से काम नहीं चला, पाइपलाइन की जरूरत पड़ी। क्योंकि रेल में क्या था, ज्यादातर जो रेल थी, रेल का जो माध्यम है वो जो मतलब भारी वजन की सामान की चीजें होती है उनको ढोने के लिए किया जाता था। क्योंकि जो दूसरे साधन होते हैं उनमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती थी, लेकिन रेल में जो है ऊर्जा थोड़ी कम चाहिए होती है। तो रेल का तो चलो समझ में आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको ढोना जो है ऐसे मतलब ले जाना इधर से उधर मुश्किल हो गया, क्योंकि वो रेल में जाती नहीं थी, और जो सड़कों के माध्यम से लाते तो महंगी पड़ती। अब हमने एक नया जुगाड़ ढूंढा उनको लाने का, पाइपलाइन। हमने पाइप बिछा दी लंबी लंबी, किलोमीटरों दूर, 100 200 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। और उस पाइपलाइन को एक बार बिछाने का खर्चा तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में उससे सिर्फ फायदा था, उसको रख रखाव जो करना था वो बहुत आसान था, ज्यादा खर्चा नहीं आता था। और जो बार बार ट्रक जाना इधर से उधर उधर से इधर, वो खत्म ही हो गया लगभग। और फायदा भी हुआ इसमें, ज्यादातर जो है आपका गैसें जाती हैं, गैस की लाइनें होती हैं वो जाती हैं। उसके अलावा जो है पेट्रोलियम वगैरह इसमें ले जाया जाता है। और इसका फायदा ये है सबसे अच्छा कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे ये चीजें निकलती नहीं है जमीन से, तो वहां तक भी इनकी रिफाइनरी वगैरह लगा ली जाती है। अब हमें पता लगा कि यार ये बात तो ठीक है, हम सड़कों में चले गए, ट्रेन से चले गए, लेकिन अगर हमें दूसरे देश जाना हो गया, बीच में आ गया पानी, तो हम कैसे जाएं। तो हमने एक नया माध्यम ढूंढना पड़ा जिसको हम बोलते हैं जल परिवहन माध्यम। और ये दो तरीके का होता है, एक आंतरिक जल परिवहन, एक समुद्री जल परिवहन। आंतरिक होता है देश में जो नदियां वदियां हैं उनमें से तैरते हुए चले जाओ बस। और जो समुद्री है वो दूर दूर, मतलब अपने देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, ऐसे चलो। लेकिन आंतरिक जल परिवहन अपने देश की बाउंड्री लाइन के आसपास जो रेखा होती है, समुद्री किनारा होता है, उसके आसपास भी तो जाते हैं लोग, एक किनारे से दूसरे किनारे ऐसी, तो वो उसको हम आंतरिक जल परिवहन बुलाते हैं। अब ये चीज भी उम्मीद है समझ में आ रही है। बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बताने का है भी नहीं इसमें। अब जो है यहाँ पे बता रखा है कुछ, हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा राजमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। ये राजमार्ग दे दिए, इनके भी नाम रख दिए इन्होंने। आंतरिक जल परिवहन में भी राजमार्ग गंगा से यहाँ तक जाएगा, ये एक है, ये दो, ऐसे ही करते करते रख रखे नाम। लेकिन जो समुद्री परिवहन है, अब दूसरे देशों में जाना है तो वहां से भी दूसरे देशों से भी आएंगी जहाज, वो समुद्री जहाज जो होते हैं वो आएंगे, ऐसे ही आता जाता रहता है। तो उनके लिए कुछ मेंटेनेंस चाहिए, और वहां से इंसान आ रहा है, कोई दूसरे देश के इंसान आ रहे हैं, तो उनको भी तो यार घूमना फिरना भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया, हमने जो है पतन बना दिए। अब जो ये समुद्री पतन है ये बहुत सारे हैं देश के अंदर, जिनको हम सी पोर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो है बहुत सारे हैं देश में, मतलब ज्यादा भी नहीं है, 15-20 के आसपास होंगे। लेकिन बड़े बड़े की बात बता देता हूँ मैं, जो मेन है हमारे। तो यहाँ पे जो पोर्ट है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। दो पहला जो पोर्ट है वो है, सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई का। और जो मुंबई का पोर्ट है वो बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि वहां से ही ज्यादातर आयात निर्यात भारत का होता है। उसके अलावा उसी के पास में गोवा में पोर्ट पड़ता है, मतलब गोवा में जो है एक समुद्री पतन है। और वहां पे उसमें से आपने अगर पाठ नंबर 5 पढ़ा होगा, वहां पे पता होगा लोहा अयस्क कहाँ से निकलता है। तो वहां पे एक पट्टी पड़ती है लोहा अयस्क जहां से निकाला जाता है, तो वो सारा गोवा वाले समुद्री पतन से भेजा जाता है दूसरे देशों में। और एक पड़ता है हमारा गुजरात में। अब देखो राज्यों का पता होना चाहिए आपको, अगर राज्य नहीं पता तो पतन को तो याद करना भूल ही जाओ आप। और अगर राज्य याद भी नहीं होते आपसे तो बता देना मेरे से, मैं आपके लिए कुछ समाधान ढूंढ लूंगा याद करने के लिए। अब जो है गुजरात का देखोगे तो गुजरात के अंदर भी एक कांडला नाम का समुद्री पतन है। और उसके माध्यम से जो हमारा इलाका है, उत्तरी इलाका, जैसे राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ से जो भी सामान होता है खाने पीने का ज्यादातर, तो वो बाहर के देशों में यहाँ से भेजा जाता है। और ये एक ज्वारीय पतन है।
उसके अलावा जो है नीचे और भी बहुत सारे पतन बता रखे हैं इन्होंने। न्यू मैंगलोर पतन है जो कि लोहा भेजता है, ये भी बाहर के देशों में। तूतीकोर्न पतन है जो कि दक्षिणी छोर पे है तमिलनाडु के। ऐसे ये आगे जो इससे जो है बाहर के देशों में ही मतलब निर्यात किया जाता है, श्रीलंका साइड में। चेन्नई जो है भारत का, चेन्नई का पता होना चाहिए, मुंबई का पता होना चाहिए। मुंबई वाला जो है सबसे बड़ा पतन है और चेन्नई वाला इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पतन है। और उसके अलावा अगर बात करो तो मुंबई के बाद जो मुंबई समुद्री पतन जो है उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है चेन्नई वाला, जो कि हमने खुद बनाया है, नेचुरल नहीं है, वो खुद बनाया है। उसके अलावा बता रखा है यहाँ पे विशाखापत्तनम जो कि सबसे सुरक्षित और गहरा समुद्री पतन है। कलकत्ता पतन है। अब चलो ये तो समझ में आ गया, बहुत सारे पतन है, इनको ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ और बताएंगे पतनों में, हम वहां पे डीलिंग वीलिंग नहीं करने जा रहे। हमें बस पता लगाना था कौन कौन से समुद्री पतन है जो कि हमारे ज्यादातर इस वाले हिस्से में है, ठीक है। अब जो है हमें समुद्र में चले गए यार, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे मिले जहां पे ना तो रेल जा रही थी ना सड़कें बन पा रही थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होता है ना, कभी भी मिट्टी बह जाती है और वहां पे पानी तो था ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें एक नया साधन ढूंढना पड़ा जिसको हम बोलते हैं वायु। अब वायु का फायदा हुआ, हमने पहले तो ऐसे ही काम चलाने के लिए किया, लेकिन बाद में पता लगा यार इससे तो काम जल्दी बन जाता है। तो हमने अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू कर दी। दूसरे देशों में, अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए टिकटें महंगी होती हैं, समुद्री पतन जो है मतलब समुद्री परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है और ये वायु वाला बहुत महंगा पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, एक देश से दूसरे देश लोगों को लेके जाती है। वैसे ही घरेलू विमान सेवा भी होती है जो अपने देश में ही घूमती रहती है, मतलब दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से ये वो, ऐसे मतलब चक्कर लगाती रहती है अलग अलग। तो इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक होती है सार्वजनिक प्राधिकरण, एक होती है निजी विमान सेवा। सार्वजनिक होती है जिसमें कोई भी आदमी आ जाके अपना बैठ के टिकट कटवा के और पहुंच जाओ जहां पहुंचना है अपने देश में। निजी विमान सेवा ये खुद कुछ अमीर इंसान होते हैं जो भारत में है, तो उनके खुद के जहाज है अपने, और जब मूड करेगा तब बैठ के वो जहां जाना है उनको वहां चले जाते हैं। तो ये होते हैं निजी विमान सेवाएं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका, ज्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपके ये विमान सेवाएं पता लग गई, समुद्री जल सेवाएं, और इनके लिए एक कंबाइन मैप दे रखा है बुक के अंदर आपकी, तो बुक में देख लो और साथ में मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब जो है बता देता हूँ, ये मैप स्क्रीन में शायद ना भी दिखे आपको, अच्छा क्योंकि छोटा साइज स्क्रीन का नहीं दिख पाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मेन बता देता हूँ, अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। तो यहाँ पे जो है जो आपका देखो यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो कौन से पतन होंगे, वायु के। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा यहाँ से जाती है। अब समुद्र वाले तो पता ही है नीचे वाले हिस्से में पूरे में, तो चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं जैसे। अब जो है अगला आता है संचार सेवाएं। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, संचार सेवाएं। संचार होता है बातचीत करना, तो उसकी सेवाएं। अब इनकी बुक पुरानी है, ये लोग एसटीडी के बूथ लगा रहे हैं भाई। अब आपके पास क्या है, वैसे वीडियो किस चीज में देख रहे हो आप, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास पीसी है, क्या आप मोबाइल में देख रहे हो। जहां तक मुझे लगता है आप मोबाइल में देख रहे होगे, लेकिन इन लोगों के भाई अब तक ये बुक वाले मतलब क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, इनके अब तक एसटीडी बूथ नहीं लगे। वो होते थे ना पहले, वो बटन घुमा घुमा के ऐसे वो लगाते थे, हेलो, हाँ वो वाले, तो अब तक इनके वो भी नहीं लगे। तो मतलब काफी पुराना है इनका संचार सेवाएं, उन्नत करने की जरूरत है। वैसे हमारे पास 4G आ चुका है और शायद 1-2 साल में 5G भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है ज्यादातर हमारे जो संचार के माध्यम है इनकी नहीं मानेंगे अभी हम अपनी चलाएंगे। संचार के जो हमारे पास में फिलहाल के टाइम पे माध्यम है वो है ज्यादातर तो अखबार, और उसके अलावा खास है इंटरनेट। इंटरनेट ही ज्यादा जरिया है, पुस्तकों वगैरह में पढ़ा जाता है। लेकिन पहले जो था, पहले के टाइम में रेडियो चलता था, मोबाइल बहुत कम चलता था, लेकिन हाँ चलता था, वो घुमा घुमा के चला लेते थे, काम चल रहा था। अभी जो है सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, क्लासेस भी आपको इंटरनेट पे मिल रही है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ ही मिल जाता है ऑलमोस्ट आपको इंटरनेट के ऊपर। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का है भी नहीं। न्यूज चैनल्स होते हैं वो भी आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, इंटरनेट के बारे में पता है यार, ये चीज की संचार सेवाएं कैसे काम करती है, आप कहाँ कहाँ से जो है कुछ चीजें ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो पता है आपको। ज्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं आपके लिए। अब अगला आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
अब क्या होता है, हमारा देश जो है ना व्यापार करता है दूसरे देशों के साथ में, उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस व्यापार के अंतर्गत वैसे हमें जरूरत क्यों है इस व्यापार की? क्या होता है, हमारे पास में कुछ चीजें तो ज्यादा होती हैं, जैसे हमारे पास लोहा ज्यादा है, स्टील ज्यादा है, ये कुछ चीजें है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर सी है, कम पड़ती हैं। कोयला नहीं है हमारे पास, बहुत कम कोयला है, हमें पेट्रोलियम चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो चीजें ज्यादा हैं उनको बाहर दूसरे देशों को बेच देते हैं, और जो दूसरा देश है वो भी तो ऐसे ही करेगा, जिन उनके पास जो चीज ज्यादा है वो दूसरे देशों को बेच देता है। अब हमें पेट्रोलियम चाहिए, हम जिस देश के पास ज्यादा है उससे खरीद के अपने देश में ले आते हैं पेट्रोलियम। ऐसे चलता जाता है पूरा, मतलब सबकी जरूरतें पूरी हो जाती है पूरी दुनिया भर में, और इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें जो है आयात और निर्यात दो चीजें होती हैं, एक में मंगाते हैं सामान को जिसको हम आयात कहते हैं, और अपने देश से बाहर दूसरे देश में चीजें भेजते हैं उनको हम निर्यात बोलते हैं। तो उम्मीद है चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो खत्म हो चुकी है और चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अभी जो है मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में होने वाली हैं। तो यार देखो, इसके बाकी ये इस बुक के बाकी चैप्टर्स भी हो रखे हैं, प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर सीबीएसई के लिए हो, सीबीएसई से हो आप, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। एचबीएसई से हो, अदर स्टेट बोर्ड जो भी है आपके, तो उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। जोन जोन से बोर्ड से हो आप, कौन से बोर्ड से हो मुझे बता देना, ताकि मैं आपके बोर्ड के ऊपर भी फोकस कर पाऊं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आ पाऊं। तो बाय द वे वीडियो तो खत्म हो गई है। चलो मिलते हैं कि नए एपिसोड में। बाकी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट खोल लेना जरूर से। अगर आपको इस बुक के अलावा, मतलब इस बुक के बाकी के चैप्टर किसी में डाउट है तो सीख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मजा आ जाएगा।